नमस्कार, दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ दीपशिखा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर्स। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां बदले हालात और स्थितियां दुनिया के लिए चिंता की बात है और ऐसे में बीते दिन काबुल में हुए धमाके के बाद तो परिस्थितियां और भी ज्यादा खौफजदा हो गई हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अफगानिस्तान पर है, तो वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वहां से भारतीयों को वापस लाना सरकार की प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक 500 से ज्यादा नागरिकों को वापस लाया जा चुका है। गुरुवार शाम काबुल एयरपोर्ट पर हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद अफगानिस्तान में हालात और भयानक हो गए हैं। लोग लगातार अफगानिस्तान छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर डटे हुए हैं। हालातों को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। काबुल में हुए हमले को लेकर भारत ने कहा है कि हम अभी इसे लेकर कुछ नहीं कह सकते हैं। हमने इसे लेकर बयान जारी किया था और पीड़ितों के प्रति संवेदना भी जताई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंद्रिम बागची ने कहा है कि हमने काबुल या दुशांबे से 6 अलग अलग उड़ानों के जरिए 550 से ज्यादा लोगों को निकाला है, जिसमें 260 से ज्यादा भारतीय हैं। इसके अलावा एम्बेसी के लोगों को भी लाया गया है, साथ ही कुछ अफगान नागरिक भी शामिल हैं। आपको बता दें कि काबुल हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कई अमेरिका के सैनिक भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर कब्जे के बाद देश व प्रदेश में सीधा असर ड्राई फ्रूट के दामों पर पड़ा है। ड्राई फ्रूट के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट की आवक बंद होने की वजह से इनके दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बादाम पहले 550 रुपये से 600 रुपये प्रति किलोग्राम बाजार में मिल जाते थे, उनके दाम डबल हो गए हैं और वह 1000 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर हो गए हैं। काजू, किशमिश, पिस्ता, खुरमानी के भाव में भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दुकानदारों का कहना है कि सबसे अधिक बादाम के दामों में दुगने से भी अधिक बढ़ोतरी हुई है। जो बादाम 550 से 600 रुपये प्रति किलोग्राम बाजार में ग्राहकों को मिल जाते थे, उनके दाम बढ़कर 1000 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर हो गए हैं। अन्य ड्राई फ्रूटों के दामों में कुछ वृद्धि हो गई है, परंतु बादाम के मुकाबले कम है। इनके दामों में लगातार धीरे धीरे कुछ बढ़ोतरी हो रही है। इससे दुकानदारों में ड्राई फ्रूट की बिक्री पर भी कम हो गई है और ग्राहक ड्राई फ्रूट खरीदने से बच रहे हैं। केंद्र सरकार ने ड्रोन के इस्तेमाल के लिए नई नीति की घोषणा कर दी है। नई ड्रोन नीति के तहत अब सभी ड्रोन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए सुरक्षा मंजूरी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने इसमें फॉर्म की संख्या भी कम कर दी है। जहां पहले 25 फॉर्म थे, अब फॉर्म की संख्या घटाकर महज 5 रह गई है। नई ड्रोन नीति पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप और सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को नई ड्रोन नीति से काफी मदद मिलेगी। आजकल सीमा की सुरक्षा से लेकर मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन, सर्वेक्षण, खेती किसानी से लेकर सामान डिलीवरी और फोटोग्राफी तक ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले समय में ड्रोन की उपयोगिता को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई ड्रोन नीति का ऐलान किया है। नई ड्रोन नीति पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ड्रोन संबंधी सभी नए नियमों से भारत में इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हो पाई है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि ड्रोन संबंधी नए नियमों से स्टार्टअप्स के साथ साथ इस सेक्टर में काम करने वाले हमारे युवाओं को भी काफी अच्छी मदद मिल पाएगी। कोरोना काल में लोगों के लिए मसीहा बने और अभिनेता सोनू सूद ने जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। दरअसल आपको बता दें कि सोनू सूद दिल्ली सरकार की तरफ से चलाए गए कार्यक्रम देश के मेंटोर में कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जिसमें उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हालांकि बाद में की गई प्रेस वार्ता में सोनू सूद ने साफ कर दिया कि इस कार्यक्रम में शिरकत करना राजनीतिक चर्चाओं से बिल्कुल अलग है और उनका राजनीति में आने का कोई भी मूड नहीं है। अभिनेता सोनू सूद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। आपको बता दें कि सोनू सूद देश के मेंटोर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य रूप से शामिल हुए थे, जिसमें दिल्ली सरकार की तरफ से सोनू सूद को देश के मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के जरिए स्कूल के बच्चों को भविष्य के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा और इस कार्यक्रम की शुरुआत सितंबर महीने के मध्य में की जाएगी। वहीं सोनू सूद ने पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है और उनके ब्रांड एम्बेसडर बनने का राजनीति से भी कोई संबंध नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को चंडीगढ़ में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने कई प्रोजेक्ट के लिए जमीन की खरीद को
मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के बाद बताया है कि 7 प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 172 करोड़ रुपए की लागत से 311 एकड़ जमीन की खरीद की है। सीएम ने ये भी बताया है कि इस जमीन की खरीद 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 15 लाख रुपए के प्रति एकड़ की औसतन के हिसाब से खरीद की गई है। आज सरकार ने जो जमीन खरीदी है उसमें मनेठी के एम्स के लिए 140 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही सिरसा की अनाज मंडी के विस्तार के लिए, जबकि जींद में वाटर वर्क्स के निर्माण के साथ साथ सिरसा के चोटाला गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए सरकार ने जमीन की खरीद को मंजूरी दी है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के साथ रायशुमारी की और उसके बाद इस जमीन की खरीद को मंजूरी दी गई है। दिल्ली में कोरोना के चलते लंबे समय से बंद स्कूलों को अब सरकार ने खोलने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्कूल खोलने का फैसला लिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। इसके साथ ही कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल 8 सितंबर से खुलेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्कूलों के लिए स्टूडेंट्स बाध्य नहीं होंगे। स्कूल आने के लिए उन्हें अभिभावकों की मंजूरी लेनी होगी। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने बताया है कि स्कूल्स में कोरोना नियमों का पालन करना होगा, साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। खास बात यह है कि स्कूल आने के लिए स्टूडेंट्स को बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले कि अभिभावक और बच्चे काफी वक्त से स्कूल खुलने की आस कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया है। असम के दीमा हसाओं जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बीती रात उग्रवादियों ने 7 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध उग्रवादियों ने ट्रक में आग लगाने से पहले कई राउंड फायरिंग भी की थी। असम के दीमा हसाओ जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां बीती रात उग्रवादियों ने उमरंगसो लंका रोड पर 7 ट्रक को आग के हवाले कर दिया, जिसमें जलकर 5 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस वारदात की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध उग्रवादियों ने ट्रक में आग लगने से पहले कई राउंड फायरिंग भी की थी। कर्नाटक के मैसूर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल ये घटना मैसूर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा की है, जिसके साथ 6 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया है। वहीं आपको बता दें कि ये घटना मंगलवार को घटी है, जब वो अपने दोस्त के साथ चामुंडी हिल से वापस लौट रही थी। कर्नाटक के मैसूर से एक दिल दहला देने वाला वाक्य सामने आया, जहां आपको बता दें कि ये घटना मैसूर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा की है। दरअसल मंगलवार को छात्रा अपने एक दोस्त के साथ चामुंडा हिल्स इलाके से लौट रही थी। रास्ते में 6 लोगों ने उससे पैसे मांगे। पैसे नहीं देने पर उन्होंने छात्रा को दरिंदगी का शिकार बनाया, साथ ही उसके दोस्त के साथ भी मारपीट की। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। खासकर 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र और केरला में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों को नाइट कर्फ्यू पर विचार करने की सलाह दी है। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को कोरोना के 44,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और बढ़ रही मौतों के आंकड़ों में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से लंबे समय से राहत जैसी स्थिति थी, लेकिन एक बार फिर से आफत बढ़ती दिख रही है। महज एक दिन में 40,000 से ज्यादा नए केस मिले। पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसके साथ एक्टिव केस की संख्या तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर का जो डर है वो लोगों को सता रहा है। हालांकि दूसरी लहर का असर जरूर कम हुआ है, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा देखा गया, उससे तीसरी लहर का डर लोगों को ज्यादा सताने लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर जारी है। लगातार आपको बता दें कि एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो अब बढ़ने लगी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ऐसे में लोगों को सता रही है। 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में जो आंकड़े हैं वो बदलते हुए नजर आए हैं।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ऐसे में और भी ज्यादा प्रबल दिख रही है। 24 घंटे की अगर बात करें तो देश के अंदर 44,000 से ज्यादा नए केस निकलकर सामने, एक्टिव केस 3 लाख से ज्यादा निकलकर सामने आए। वहीं प्रशासन कोरोना को लेकर तमाम तैयारियां कर रहा है, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी जो है वो तेज कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कई जगह पर रात्रि कर्फ्यू भी लगाया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में वैक्सीनेशन को लेकर मेगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज गुरुग्राम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 248 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 239 केंद्रों पर कोविशील्ड की वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी जाएगी, तो वहीं पर 7 केंद्रों पर कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी जाएगी। आपको बता दें कि आज गुरुग्राम में 60,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है और गुरुग्राम में अभी तक टोटल वैक्सीन 22,70,000 लोगों को लगाई जा चुकी है। तो वहीं पर फर्स्ट डोज की बात करें तो 16,50,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। तो वहीं पर सेकंड डोज की बात करें तो अभी तक 6,50,000 लोगों को सेकंड डोज लोगों को दी जा चुकी है। ऐसे में लगातार वैक्सीनेशन का जो अभियान है उसको बढ़ाया जा रहा है और प्रशासन और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वैक्सीन अभियान ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए, जिसके तहत लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके और कोरोना जैसी महामारी से लोगों को जल्द निजात मिल सके। पिरथला के ग्रामीणांचल में आज जो विधायक नैनपाल रावत का गांव है, पैतृक गांव है असावटी, उसमें आज मेगा वैक्सीन ड्राइव चलाया गया है और 1,000 लोगों को वैक्सीन करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। कहीं ना कहीं अब जो ग्रामीणांचल के लोग हैं उनमें भी अब तीसरी लहर को देखते हुए काफ़ी जागरूकता आई है और लगातार लोग वैक्सीन लगवाने के लिए डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। जहाँ भी कैंप लगता है वहाँ पर भारी भीड़ जो है उमड़ती है, तो कहीं ना कहीं इस बात से साबित होता है कि लोगों में अब कोरोना को लेकर काफ़ी जागरूकता आई है और लगातार लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। वहीं जो विधायक नैनपाल रावत के बड़े भाई हैं यशपाल रावत, उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि तीसरी लहर के मद्देनज़र वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वैक्सीन कराएं ताकि जो महामारी है इससे बचा जा सके। करनाल में खेलो हरियाणा को आगाज, 1340 बच्चों ने लिया हिस्सा। प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ ने किया इस जो खेलों का उद्घाटन और इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने एक बड़ी घोषणा की कि खेलो हरियाणा के तहत जो भी बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएंगे, फर्स्ट बच्चे को मुरा नस्ल की भैंस दी जाएगी, उसके साथ अगर बात करें सेकंड वाले बच्चे को स्कूटी दी जाएगी और थर्ड वालों को जो स्पोर्ट्स साइकिल है वो दिया जाएगा। इसी के साथ 3 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में करनाल में बॉक्सिंग, फुटबॉल और टेनिस के मैच होंगे। तमाम जो यहाँ खिलाड़ी पहुंचे हैं उनके लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ अगर बात की जाए सबसे बड़ी बात ये रही कि टोक्यो ओलंपिक में ज्यादातर जो मेडल हैं वो भी हरियाणा के रहे हैं, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो चाहे रवि हो। तमाम जो हरियाणा करनाल से भी अगर बात की जाए तो हॉकी के प्लेयर रहे हैं सुरेंद्र। इन सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये एक नर्सरी है, यहीं से अब बच्चे निकलते हैं ओलंपिक तक पहुंचते हैं। यमुनानगर के तेजली खेल परिसर से आज राज्य स्तरीय खेलो हरियाणा प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस मौके पर पहुंचकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर जो है भारत को ओलंपिक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के कोच नसीम अहमद भी पहुंचे और उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर इतना जोश है कि पूरे विश्व के अंदर हरियाणा का नाम है। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हमारी सरकार खेलों के प्रति जो है विशेष ध्यान दे रही है और जहां खेलों के लिए नर्सरियां खोली गई हैं वहीं खिलाड़ियों के लिए बजट भी निर्धारित किया है। और जिस तरीके से हरियाणा का प्रदर्शन इस ओलंपिक में शानदार रहा है, हमें उम्मीद है कि हरियाणा के खिलाड़ी और आगे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और इस प्रकार की जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं हैं इससे कहीं ना कहीं खेल भावना पैदा होती है और जो खिलाड़ी पदक लेकर आते हैं वो दूसरे खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनते हैं।
हरियाणा के ग्रामीण आंचल में राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता, कुरुक्षेत्र के गांव बारना में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 40 टीमों ने हिस्सा लिया। उमंग संस्था और क्रीड़ा भारती ने इस तरह का आयोजन ग्रामीण आंचल में किया है, जिसकी चारों तरफ सराहना की जा रही है। हरियाणा में खेल और खिलाड़ी को बड़ी तवज्जो दी जाती है। हरियाणा के ग्रामीण आंचल में कबड्डी की राष्ट्रीय स्तर की इस तरह की प्रतियोगिता का एक तरह से कुरुक्षेत्र में पहली बार आयोजन किया गया है। सफाई कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर आज दादरी जिले के सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, रोष प्रदर्शन किया गया। रोष प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया था। वहीं सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों व ठेका प्रथा के विरोध में आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। वहीं सफाई कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अगर सरकार हमारी बातें मान लेती है तो हम हड़ताल खत्म कर देंगे और काम पर लौट आएंगे। सफाई कर्मचारियों का कहना था कि आज सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, शहर में कोई भी सफाई का कार्य नहीं किया जाएगा। नगर पालिका के कर्मचारी संघ व फायर ब्रिगेड कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने आज नगर परिषद कार्यालय में एक दिन का अवकाश लेकर हड़ताल की है। नगर परिषद कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने 24 व 25 अगस्त को भी अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय भूख हड़ताल की थी, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का कोई आश्वासन नहीं दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने समय रहते हुए उनकी मांगें पूरी नहीं की तो वह सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे। जब घर में बेटा पैदा होता है तो माता पिता को सबसे ज्यादा खुशी होती है और माता पिता खुशी के मारे लड्डू बांटते हैं और वो सोचते हैं कि बेटा बड़ा होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा और उनकी देख रेख करेगा, सेवा करेगा। लेकिन आपको ऐसी ही एक कहानी हम बताएंगे आपको रोहतक के जिंद्रण गांव की, जो कि जिंद्रण गांव का सुखी राम यह दर्द बयान करता है कि भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे जिससे बे औलाद होना ही सही है। सुखी राम को 3 बेटियां और एक बेटा है, जो कि बेटे विनोद ने उसकी 5 एकड़ जमीन को धोखे से हड़प लिया है, धोखे से कागजात पर दस्तखत करवाकर अपने नाम करवा लिया है। अब सुखी राम और उसकी पत्नी 10 साल से अपने बेटियों के यहाँ रहते हैं, लेकिन उसकी पत्नी गुजर जाने के बाद भी बेटा उनके पास नहीं पहुँचा। अब सुखीराम का आरोप है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उनकी 5 एकड़ जमीन भी उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो 10 साल से अपने बेटियों के वहाँ अपना गुजारा बसेरा कर रही हैं, बेटा उसे पूछने भी नहीं आता। अब उनका सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय दिया जाए। पंजाब पुलिस की नौकरी न मिलने से नाराज होकर आत्महत्या करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़े नौजवान। अमृतसर के रामबाग में आज सुबह जो है कई युवा पानी की टंकी पर चढ़ गए। इनका कहना था कि पंजाब पुलिस का टेस्ट पास करने के बाद, मेडिकल होने के बाद इन्हें जो है नौकरी में नियुक्त नहीं किया गया, जिसके विरोध में ये सभी युवा जो है पानी की टंकी पर चढ़े। इनका कहना है जब तक इनको नौकरियां नहीं दी जाएगी तब तक ये नीचे नहीं उतरेंगे। अगर इनको नौकरी नहीं दी गई तो ये वहीं से छलांग मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा वहां पर इन्हें समझा बुझा कर उतारने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद ये लोग पानी की टंकी पर खड़े हैं, नारेबाजी करते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ दिखाई दिए। इनका कहना था कि जब तक इन्हें आश्वासन नहीं मिलता, इन्हें नौकरियां नहीं मिलती, तब तक ये लोग नीचे नहीं उतरेंगे। अगर नौकरी नहीं दी गई तो ये लोग वहीं से छलांग मारकर आत्महत्या करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी, पंजाब पुलिस की होगी। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं मंडी जिला की हम बात करें तो यहाँ पर जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है, 7 मील के समीप पहाड़ी से भारी भरकम पत्थर गिरने से हाईवे देर रात से बंद है, जिस कारण आने जाने वाले पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं लगभग 4 से 5 किलोमीटर का यहाँ पे जाम की स्थिति है और सेब के व्यापारी, अन्य जो सब्जी के व्यापारी हैं, वो देर रात से ही यहाँ जाम में फंसे हैं, जिस कारण उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंडी जिला प्रशासन की टीम ने मौके पहुंचकर हालात का जायजा लिया है और वहीं यहां पे मशीनरी को भी पहुंचा दिया गया है ताकि व्यवस्था बनाकर जल्द से जल्द हाईवे को खोला जाए। लेकिन जो मूसलाधार बारिश है वो बार बार इस मार्ग को खोलने के लिए खलल डाल रही है। प्रदेश में
कारोबार पूरे शबाब पे है, लेकिन यहाँ के बागवान चिंतित है। चिंतित होने की वजह ये बताई जा रही है कि जिस तरह से लगातार पिछले एक हफ्ते से सेब के दामों में जो गिरावट देखने को मिल रही है, उसके कारण जो है बागवान चिंतित है। और जो रेट जो घटे उसकी जो एक मेन वजह जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है जो सेब के पेड़ों में जिस तरह से लगातार बारिश होने के बाद जो है पत्ते जो है झड़ रहे हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से जो पत्ते पीले पड़ने शुरू हो गए और जिसके कारण जो सेब में जो एक क्वालिटी बनती है कलर में वो बन नहीं पा रही है। तो ऐसे में इनकी आर्थिकी बनी रहे उसके लिए जो है सरकार को भी आगे आने की जरूरत है। किसान बागवानों का कहना है कि सरकार को आगे आके मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उसे बढ़ाने की जरूरत है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन अब सेब पर संकट के बादल छाने लगे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सेब का सीजन चल रहा है, जिसको लेकर बागवान लगातार शिकायत ये कर रहे हैं कि उनको मंडियों में दाम नहीं मिल रहे हैं। बड़ी वजह यह है कि इन दिनों सेब के सीजन के चलते तोड़ान जोरों पर है, जिससे मंडियों में सेब की तादाद बढ़ गई है। यही बड़ी वजह है कि बागवानों को कम दाम मिल रहे हैं। राज्य सरकार लगातार अपील कर रही है कि बागवान थोड़े दिन तक इस तुड़ान को रोक दें, जिससे सेब मंडियों में कम तादाद में पहुंचे और अच्छी कीमत उनको मिले। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस में भी जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से शिमला के सांसद सुरेश कश्यप का कहना है कि पूरे मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लगातार संवाद किया जा रहा है। जल्द ही कोई स्थायी समाधान इस बाबत निकाला जाए, इसको लेकर भी बातचीत चल रही है। साथ ही कांग्रेस की देखें तो कांग्रेस की तरफ से कुलदीप सिंह राठौर, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।